हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभियोग। दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, और ये शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। दोस्तों, ध्यान में रखिए, महाभियोग जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, उसका अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। दोस्तों, ध्यान में रखना है, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसको संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और ये संसद जो होता है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से भी प्रारंभ की जा सकती है और राज्यसभा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। दोस्तों, ध्यान में रखिए, हमारे पास इंग्लिश में 2 फ्रेज होते हैं। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, अभी मैं इसका हिंदी भी बताऊंगी, हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है राज्य का प्रमुख, और ये होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र सरकार का प्रमुख, तो वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगर राज्य का प्रमुख पूछता तो वो होता राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 वर्ष। दोस्तों, ध्यान में रखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, और भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए होता है 35 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 का क्लॉज 3। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 352 है वो आपातकाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसकी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलती है। एक्चुअली में ये भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में पैरवी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। दोस्तों, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 552। दोस्तों, ध्यान में रखिए, वर्तमान में लोकसभा में अभी जो सीटें हैं वो है 543, और राज्यसभा में सीटें हैं 245।
ये वास्तविक सीटें हैं अभी हमारे सदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। दोस्तों मूल संविधान किसे कहा जाता है? देखिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ पूरे देश में उसे कहा जाता है मूल संविधान, और उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दोस्तों ध्यान में रखिए जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद्देशिका। इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है और इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। ये संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके तहत हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में। मतलब हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता किसे कहते हैं? देखिए अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। सपोज कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक है, अब वो ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता ले लेता है तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यदि हम दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का नागरिक तो है ही, उसके साथ वो किसी अन्य देश का नागरिक भी बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों याद रखिए हमारे देश का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का हर भाग दूसरे देश के संविधान से प्रेरित है। जो एकल नागरिकता का विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत के विरोध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं और ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। दोस्तों ध्यान में रखिए जो हमारा DPSP है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल जो 51 है अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। दोस्तों पहले ही बता चुकी हूँ कि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। दोस्तों ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति जरूर होगा लेकिन उस सदन का वो सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए, तो वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 543। देखिए पहले कितना था 545, लेकिन ये जो 2 सीटें थी ना जो एंग्लो भारतीय के लिए थी, एंग्लो इंडियन के लिए थी, आंग्ल भारतीय के लिए, ये अब हटा दी गई है। अब अगर वर्तमान में देखेंगे तो 543 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत की। दोस्तों ध्यान में रखिए संविधान का भले ही अलग अलग भाग अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित है, लेकिन ये जो शून्य काल है ये किसी भी देश से प्रेरित नहीं है, ये हमारे देश में ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रश्नकाल। दोस्तों ध्यान में रखिए ये जो प्रश्नकाल होता है ये किसी भी सत्र का पहला घंटा होता है। इसमें सरकार से सवाल किए जाते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। दोस्तों हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, इसे आप नोट कर लें। इसमें आपको हमारे वार्षिक करंट अफेयर 2022, 2023 और सभी विषयों के पेड पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ध्यान में रखना राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है और राष्ट्रपति बहुत सारे पदों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखना स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12। दोस्तों याद रखना कुल अगर अधिवेशन की बात की जाए तो वो है 12 और कुल बैठकों की बात की जाए तो वो है 105। दोस्तों इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस से। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए संसदात्मक। अगला सवाल कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कही है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों ध्यान में रखिए नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में है और मूल अधिकार भाग 3 में, और इसकी चर्चा इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। दोस्तों याद रखिए अभी हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये चाहकर भी हमारे देश भारत से अलग नहीं हो सकते। यदि हम बात करें अमेरिका की तो 50+ राज्य जो हैं वो मिलकर बनाते हैं यूएसए। अगर ये राज्य चाहेंगे तो ये अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी कीमत पर ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है राज्यों का संघ, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 में की गई है हमारे संविधान के। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया और उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस के संविधान से। दोस्तों रूस के संविधान से जो है वो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग
4A में इसकी चर्चा की गई है। अगला सवाल कर लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन को जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद सही कानून बना रही है या नहीं, ये देखने का। यदि हमारे देश की संसद असंवैधानिक कानून बनाती है तो कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। दोस्तों, याद रखिए, हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ही एक पहला राज्य था जिसमें भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष। दोस्तों, किसी व्यक्ति को जो विदेशी है, जो दूसरे देश का नागरिक है, उसको अभी अगर भारत की नागरिकता दी जाए तो यदि वो 7 वर्ष तक दूसरे देश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वो संविधान का पालन नहीं करता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और यदि वो नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर उसको 2 साल की सजा मिल गई है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला सवाल बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14। दोस्तों, याद रखिए, हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है और इसी के बीच में आता है अनुच्छेद 14, मतलब ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इसी में ये बताया गया है विधि के समक्ष समता, मतलब देश के सामने हर व्यक्ति समान होंगे, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होगा। अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 में। दोस्तों, अनुच्छेद 19 हमारा मौलिक अधिकार है और यदि हम और अंदर जाकर देखें तो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, इसमें जो है व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। दोस्तों, ध्यान में रखिए, यदि आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीने तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो इसको संरक्षण का अधिकार दिया गया है कोर्ट को, न्यायपालिका को। अगला सवाल कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, आप याद रखिए, जब भी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। इन दोनों कोर्ट में रिट पिटीशन जो है, याचिका दायर की जा सकती है और उस याचिका का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4A। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ये जो भाग है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इस भाग को हमारे संविधान का हिस्सा बनाया गया और जिसमें एक नया भाग मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, याद रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका अधिकार किसको दिया गया है कि वो निपटारा करे? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। ये अधिकार ना तो संसद को दिया गया है और ना ही संसद के किसी भाग को, अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला सवाल देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो होती तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यदि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति की बात की जाए तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि आपको पता ही है राष्ट्रपति प्रमुख तो होता ही है लेकिन ये नाम मात्र होता है। यदि हम वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो प्रधानमंत्री होता है। हमारे सवाल में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है हमारा, भारत सरकार को कानूनी विषयों का परामर्श कौन देता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार का वकील होता है और ये भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी करता है, और जितने भी कानूनी सलाह दिए जाते हैं वो महान्यायवादी के तरफ से ही दिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों ध्यान में रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपेगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। तो याद रखना बहुत ही आसान है। अगला सवाल देख लेते हैं, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 250। दोस्तों याद रखना, अधिकतम निर्धारित संख्या की बात कही गई है, तो अगर हम अधिकतम निर्धारित संख्या बोले तो वो है 250, लेकिन अगर हम वास्तविक संख्या देखें कि लोकसभा में कुल कितनी सीट हैं तो वो कितना है? 245। अगला सवाल देख लेते हैं, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। दोस्तों मिनिमम कम से कम 2 सत्र तो बुलाने ही हैं। वैसे अगर सामान्यता देखा जाए तो 3 सत्र होता है, जैसे कि बजट, मानसून और शीतकालीन। सामान्यता ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं, मिनिमम 2 सत्र की बात कही जा रही है। अगला सवाल, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा। आपको क्या याद रखना है कि संसद जो होता है वो विधानसभा की अवधि को बढ़ा सकता है। मान लेते हैं किसी राज्य में आपातकाल घोषित हो गया है और विधानसभा का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, मतलब चुनाव किया जाना है। अब उस वक्त उस राज्य में आपातकाल घोषित है तो संसद जो है वो विधानसभा की अवधि को बढ़ा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए राज्यपाल से सलाह लेनी होगी, और यदि पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए मंत्री परिषद से सलाह लेनी होगी। तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राज्यपाल से, और अगर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद से सलाह लेनी होगी। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। दोस्तों अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। दोस्तों याद रखिए, ये जो वित्त आयोग है वो प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है, और जिसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष बाद उस वित्त आयोग को खत्म करके एक नया वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाना है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 57। दोस्तों ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति कितनी भी बार लड़ सकता है। हमारे देश में यदि हम यूएसए की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 2 बार ही मौका दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति के लिए कोई एज लिमिट या फिर नंबर्स नहीं बताए गए हैं, और जिसकी चर्चा अनुच्छेद 57 में की गई है। अगला सवाल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतिम आदेश जो देता है वो राष्ट्रपति देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो संसद से प्रारंभ होती है। अंतिम आदेश जो देगा वो राष्ट्रपति देगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। जब भी कोई बिल जो है उसको एक्ट में बदलना हो तो वो लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, और उसके बाद जाता है वो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। यदि बिल किसी सदन में अटक जाए, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक जाए, या फिर राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में अटक जाए, तब राष्ट्रपति जो है इन दोनों को एक साथ बुलाता है। ठीक है, उसे ही कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों ध्यान में रखिए, वित्त आयोग से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राज्यसभा। अब राज्यसभा इसका आंसर क्यों है आपको पता ही है। राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो उस सभा का सभापति तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। दोस्तों आपको नाम पढ़कर ही समझ में आया होगा, ये वित्त का मतलब ही धन से है, पैसों से संबंधित आयोग है ये। इसलिए संचित निधि में जो भी राज्य को राजस्व सहायता चाहिए होती है उसका विनियमन जो है वो वित्त आयोग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये नीति आयोग नया नाम है, इसी का पुराना नाम था योजना आयोग। ये जो नीति आयोग है इसका गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। पहले इसका नाम योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 को इसको नया नाम दिया गया, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। देखिए दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसका प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या तो फिर 65 वर्ष होगा। अब इनमें से वो जो भी पहले हो जाए वही उसकी पदावधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों देखिए यहाँ पर राज्य मानव अधिकार की बात की गई है, ना कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो जब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। ये अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन अर्थात संविधान में अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव करना हो उसे कहा जाता है संविधान संशोधन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपको ये भी समझना होगा, बात है 1976 की। उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन। ये संशोधन इतना बड़ा था कि संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया, इसलिए इसको अपने आप में ही लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 69th। दोस्तों याद रखिए यही जो संविधान संशोधन था, इसी के तहत जो दिल्ली है हमारा, उसमें विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया। विधानसभा में कुल 70 सीटें रखी गई और मंत्री परिषद में कुल 7 मंत्रियों के लिए जगह रखी गई। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे मूल संविधान में तो कुल 8 अनुसूचियां थी, 9, 10 और 11, 12 ये 4 अनुसूची जो है वो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। और जो पहला अनुसूची मतलब जो पहला संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूची जोड़ा गया है वो है हमारा 9वीं अनुसूची। उसे कब जोड़ा गया है? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आयरलैंड। दोस्तों याद रखिए आयरलैंड ही वो देश है जिसके संविधान से प्रेरणा ले गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि संविधान संशोधन अर्थात संविधान में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना, और इसका प्रेरणा लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। दोस्तों देखिए हमारा संविधान जो है वो संघीय है, मतलब शक्तियों का बंटवारा हुआ है केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास, और इसी को कहा जाता है संघीय शासन व्यवस्था, और इसकी प्रेरणा ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वें नंबर की अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, पार्लियामेंट को है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए उस पर कानून बनाएगा राज्य की विधायिका, और समवर्ती में दिए गए सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची का जो प्रेरणा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। याद रखिए दोस्तों ये जो प्रथम अनुसूची है उसमें हमारे देश में अभी जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, सबका नाम किस कानून के तहत वो बनाया गया है, पूरी डिटेल जो है आपको प्रथम अनुसूची में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों क्या हुआ, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इस बात पर बहस छिड़ गई कि हम अपने देश का नाम इंडिया रखें या भारत रखें। तो एक कंक्लूजन निकाला गया, इस परिणाम पर पहुंचा कि हम दोनों नाम रख लेते हैं। तो नाम रखा गया इंडिया दैट इज भारत, और इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में की गई है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। बाद में इसे ही जो है प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। याद है आपको 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संसद, पार्लियामेंट को। याद रखिए, जैसे कि मान लेते हैं हमें पाकिस्तान का कोई राज्य अपने में मिलाना है, बलूचिस्तान या गिलगित, तो ये शक्ति संसद के पास है। संसद कानून बनाकर उसे अपने भारत में शामिल कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद को। मैंने पहले ही बताया है कि संसद के पास वो शक्ति होती है कि वो किसी अन्य क्षेत्र जो कि हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं है उसको अपने में मिला सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। यदि ऐसा कोई क्षेत्र अपने देश में मिलाना है जो अभी वर्तमान में भारत का भाग नहीं है, जैसे कि अगर हमको पाकिस्तान का गिलगित को मिलाना है, अब वो भारत का भाग तो है नहीं, तो अनुच्छेद 2 का उपयोग करेगा संसद। अब जैसे कि मान लेते हैं मध्य प्रदेश से अलग करके बनाना था छत्तीसगढ़, तो ये भी तो नया राज्य का गठन हुआ, तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 3 में, और दोनों का पावर किसके पास है? संसद के पास है। अगला सवाल देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही आंसर आपको पता ही है दोस्तों ऑप्शन ए भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपाधियों के अंत से। दोस्तों आपको पता ही होगा संविधान लागू होने से पहले अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, महाराज, बादशाह, सुल्तान, राजाधिराज। संविधान में अनुच्छेद 18 में कहा गया कि अब किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, 2 क्षेत्र को छोड़कर। एक तो है रक्षा का क्षेत्र, डिफेंस, और दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र। जैसे कि रक्षा में कर्नल, मेजर, कैप्टन की उपाधियां दी जाती है, और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की उपाधियां दी जाती है। तो ये 2 क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती, और इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 का क्लॉज जो है ए। देखिए यहाँ पर बताया गया है स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। कैसे? देखिए, हमारा जो डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 40 में यह बोला गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करेगी, और इसी के तहत जो है बाद में संविधान में एक नया पार्ट जोड़कर पंचायती राज, पंचायत का एक नया भाग जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर है यूएसएसआर। दोस्तों इसी से अलग होकर बना है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है, और ये शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, यदि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, वो पद रिक्त हो, तो उसकी जगह आएगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है सीजेआई वो होगा। अब अगर सीजेआई भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है उसे बनाया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। दोस्तों विधेयक को बोला जाता है बिल और अधिनियम को बोला जाता है एक्ट। विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उसमें अपना हस्ताक्षर करता है तब वो बनता है एक्ट, अधिनियम। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कोई बिल जो है वो एक्ट, अधिनियम में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? देखिए किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदन के सभी मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? एमपी और एमएलए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा जितने भी राज्यों में राज्यसभा होती है उनके सभी निर्वाचित एमएलए। केवल निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? इसका सही आंसर क्या है? भारत सरकार का। दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अगला सवाल। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आप ध्यान में रखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। दोस्तों यदि ऑप्शन में ही संविधान दे दिया जाए तो संविधान से ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। दोस्तों याद रखिए, इसकी चर्चा जो है वो संविधान के भाग 5 में की गई है। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारा जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो अभी खत्म हुआ। अब मैंने जो पढ़ाया है उससे मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी टेस्ट के लिए, जिसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे ये पता चले कि आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इन 2 सवाल के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। फिर से हम 100 क्वेश्चन नए फ्रेश क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।